नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 24 घंटे में गाजा पर 150 हमले हुए हैं और 24 घंटे में जवालिया पर कई एयर स्ट्राइक भी हुई हैं। गाजा में अब तक करीब 19,400 लोगों की मौत की खबर है और गाजा में आईडीएफ के 131 सैनिकों की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध के बीच ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में गाजा पर 150 हमले की खबर और 24 घंटे में जवालिया की अगर बात की जाए तो कई एयर स्ट्राइक हुई हैं और अब तक 19,400 लोगों की मौत की खबर है, जबकि गाजा में आईडीएफ के 131 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में गाजा में 150 से ज़्यादा हमले हुए हैं। 24 घंटे में गाजा पर 150 हमले हुए और इसमें अब तक आपको बता दें कि गाजा में जो मौत का आंकड़ा है लोगों की, वह 19,400 पहुंच चुका है। इसमें आईडीएफ के जो सैनिक हैं उनकी मौत के अगर आंकड़े की बात की जाए तो तकरीबन 131 आईडीएफ के सैनिकों की मौत हुई है। एयर स्ट्राइक की गई है 24 घंटे में। आपको बता दें कि जवालिया पर कई एयर स्ट्राइक भी हुई और 150 से ज़्यादा हमले की खबर है। तो गाजा में इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मारा गया है हमास का बड़ा चेहरा। जी हां, ओसामा बानी को मार गिराया गया। हमले में बेटे के साथ मारा गया ओसामा बानी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल को यहां बड़ी एक सफलता हाथ लगती हुई गाजा में अब तक का ये बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मारा गया है हमास का बड़ा चेहरा ओसामा बानी। अपने बेटे के साथ मारा गया ओसामा बानी। ये एक बड़ी कामयाबी इजराइल के हाथ लगी है। तो गाजा में इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी। मारा गया हमास का अब तक का बहुत बड़ा चेहरा ओसामा बानी। हमले में बेटे के साथ मारा गया है। गाजा में 150 से ज़्यादा हमले हुए हैं, साथ ही एयर स्ट्राइक भी हुई है जिसमें 19,400 लोगों की अब तक मौत हुई है। और इसमें एक और बड़ी कामयाबी इजराइल के हाथ लगी, जिसमें हमास का बड़ा चेहरा ओसामा बानी मार गिराया गया, उसके साथ उसका बेटा भी मारा गया है। तो गाजा में इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मारा गया हमास का बड़ा चेहरा ओसामा बानी। हमले में बेटे के साथ मारा गया है ओसामा बानी। इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी। हमास का बड़ा चेहरा यहां खत्म कर दिया गया, उसका बेटा भी उसके साथ मार गिराया गया। तो इजराइल के हाथ ये बड़ी सफलता। हालांकि आपको ये बता दें कि आईडीएफ के 131 जो सैनिक हैं उनकी भी जान जाने की खबर है, लेकिन 19,400 लोगों के भी मारे जाने की खबर है। पिछले 24 घंटे में गाजा में 150 से ज़्यादा हमले हुए, जिसमें एयर स्ट्राइक भी हुई है। और अब खबर यह है कि इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है जब हमास का एक बड़ा चेहरा ओसामा बानी मार गिराया गया। और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। धन्यवाद सर। 150 से ज्यादा हमले पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, इजराइल ने ठोक दिए गाजा पर और इसमें बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। ओसामा बानी जो बड़ा चेहरा बताया जा रहा था, उसका बेटा और वो दोनों मार गिराए गए हैं। जी, सफलता केवल ओसामा बानी या उसके बेटे की नहीं है। सफलता ये भी है कि जो वहाँ पे ये कैंप था, जबानी कैंप, जो 1948 से ही जवालिया कैंप, जो सबसे बड़ा कैंप था वहाँ पे रिफ्यूजियों का, जी सर, उसके ऊपर करीब करीब कब्जा हो गया है। और उसमें कब्जे में जो करीब करीब 1,000 आतंकी या 900 आतंकी मारे गए हैं उस हमले के अंदर। और वहां पे फुटबॉल ग्राउंड यानी कि जो उनका स्टेडियम था, उसके नीचे तहखाने में हथियार जो है वो मिले हैं, जब्त किए गए हैं। किंडरगार्टन में, स्कूल में, स्विमिंग पूल में, फुटबॉल ग्राउंड में और अस्पतालों में और मस्जिदों में और स्कूलों में तो मिल ही रहे थे पहले, जहां हमास ने अपने वो रखे हुए थे। तो इजराइल ने अब करीब करीब नॉर्थ गाजा में तो एक शिकंजा सा कस लिया है।
और साउथ गाजा में भी बड़ा भयंकर बम्बार्डमेंट किया है। कम दिनों में नॉर्थ गाजा के मुकाबले ज्यादा बम्बार्डमेंट किया है। यानी कि हमास का आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल सर, आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है और इजराइल अब सर पीछे कदम अपने लेने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि अभी खबर ये भी थी कि खुद जो है नेतन्याहू के एक मंत्री ने ये इस्तीफा अपना सौंप दिया, ये कहते हुए कि अगर हमने युद्ध रोका तो फिर हम इस कैबिनेट में आपके शामिल नहीं होंगे, हम अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में तो ये माना जा रहा है कि पूरा जो इजराइल है वो चाहता है कि इस युद्ध का, जैसे आपने भी बताया, कि आतंक के अंत करके ही ये दम लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। और इतना ही नहीं, इस युद्ध का विस्तार होता हुआ नजर आता है। इजरायली तो इस बात के ऊपर अटके हुए हैं कि जब तक हमारे बंदियों को वापस नहीं किया जाएगा हम ये युद्ध बंद नहीं करेंगे। और उधर जब मोसाद ने अपने चीफ को कतर में भेजा वहां बंधकों की अदला बदली करने पर बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही अनाप शनाप शर्त रख दी और हमास की तरफ से कहा गया कि एक सैनिक के बदले 300 फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा और एक नॉर्मल फिलिस्तीनी के एक नॉर्मल इजरायली आदमी के बदले 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही खूंखार और मगर लोकप्रिय भी जो उनका कमांडर इजराइल की जेल में बंद है, उन्होंने कहा उसको भी छोड़ना होगा। तो वो इजराइल को किसी कीमत पे मंजूर होने वाला नहीं है। इजराइल सीज फायर करने वाला नहीं है। इजराइल ने अमेरिका को भी कह दिया। और सच बात यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि सीज फायर हो। कह जरूर रहा है, लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि 1948 में अमेरिका ने ही इजराइल को यहाँ पर बसाया था। किस लिए? इसलिए ताकि मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है इनके ऊपर उसका एक प्रभाव बना रहे और ऑयल की उसको बहुत जरूरत थी। तो इजराइल को उसने बताया, वो इजराइल को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा और इजराइल के सीज फायर का वो समर्थन करता है। न करता होता तो उसने मेडिटेरियन सी में और रेड सी में इतनी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात ना किए होते। और अब इस युद्ध का विस्तार होना करीब करीब निश्चित है, क्योंकि अभी तक ईरान जो प्रॉक्सीज के बदले लड़ाई लड़ रहा था, अब उसने अपना वारशिप भी तैनात कर दिया है। यानी कि सीधे सीधे ऐसा लगता है कि जैसे किसी भी टाइम ये अमेरिका और ईरान के बीच में एक फ्लेयर अप हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और चाइना और बाकी कंट्रीज ये सब इसमें आ जाएंगी। ये बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लेकिन सर फिलहाल तो स्थिति यह है कि जो अब तक उलझुल चीजें आ रही थी सामने, खासतौर पर इन आतंकियों का, इन लोगों का जो समर्थन किया जा रहा था, चाहे वो बात हमास की हो या फिर बाकी अन्य की जो इजराइल के खिलाफ है, लेकिन अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। आक्रामक मुद्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की है इस समय। जी हमास के समर्थन में तो प्रदर्शन जगह जगह हो ही रहे थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। अब तो प्रदर्शन जो है वो इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, मगर वो प्रदर्शन मानवता के खिलाफ, मानवता के बारे में हो रहे हैं। सर एक बात समझिए, जैसे लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये 3 देश ऐसे हैं जो इजराइल के आसपास हैं। ये तीनों देश मन में नहीं चाहते, क्योंकि जब से हमास का हमला हुआ है तब से इनकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर गई है। लेबनान की तो 90% नीचे गिर गई है, क्योंकि उनकी 2-4 पैसे की आमदनी होती ही टूरिज्म के थ्रू थी और टूरिज्म खत्म हो गया है। तो वहां से तो बल्कि लोग और छोड़ के जा रहे हैं बजाय बाहर के लोग आने के। तो वो भी नहीं चाहते कि जो नेरिंग कंट्रीज है, अब वो दिखाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड है इजिप्ट से निकला हुआ, तो उसमें सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन बाय हार्ट दे डू नॉट वांट टू सपोर्ट हमास। बिल्कुल। अब इजराइल का उनको विरोध करना, इजराइल का विरोध तो वो पहले दिन से कर रहे हैं। उन्होंने करके देख लिया, 48 में देख लिया, 67 में देख लिया, 73 में देख लिया, 2014 में देख लिया और अब भी देख लेंगे। अब भी देख लेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इजराइल के पास है उसका समानांतर
अरब वर्ल्ड के एक भी देश के पास नहीं है। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात है और यही वजह है कि लगातार इजराइल जो है वह अपनी गतिविधियों को और अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 150 बड़े हमले, बहुत सारी चीजें बयां करते हैं। सर मैं लौटूंगा आपके पास, एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं ऋषभ, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए सुनील, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमास की, तो यहाँ पर जो लड़ाके लगातार यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इजराइल की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि वो रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर हमास की तरफ से दो चेहरे निकलकर सामने आते हैं। पहला, हमास ये कहता है कि जो बंधक हमारे पास हैं, जब तक इजराइल बंधकों को रिहा नहीं करेगा, हम यहाँ से बंधकों को रिहा नहीं करेंगे और पीछे हटने वाले नहीं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमास का सफाया नहीं कर देते तब तक सेना वापस नहीं आएगी। दूसरे अगर चेहरे की मैं बात करूं हमास का, तो उसका यह कहना है कि लेबनान और मिस्र की तरफ से वो किसी भी समझौते को राजी हैं अगर इजराइल के पास जो बंधक बने हुए हैं हमास के लोग, फिलिस्तीन के लोग, उनको रिहा करने के लिए, तो वो किसी भी समझौते की पहल करने के लिए तैयार है। यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आती है। अब मैं ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। ईरान का डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर है, वहां पर जहां पर हथियारों का जखीरा था, वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, कोई भी जानकारी या बयानबाजी नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विस्फोट इजराइल या अमेरिका की तरफ से किया गया होगा। अब ईरान में जहां पर ये विस्फोट हुआ है, जिन जखीरों को की मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका मैं बात कर रहा हूं, वहां पर हथियारों का जो जखीरा था, ये वही हथियार थे जो हमास को सप्लाई किए जाते थे, जहां हमास के लड़ाकों को ये हथियार दिए जाते थे। जैसा कि टीपी त्यागी साहब जिक्र कर रहे थे कि टनल के अंदर जो लड़ाके थे, उसके बेटे को भी मार दिया गया, उसे भी मार दिया गया। इसके अलावा वहां पर जो हथियारों का जखीरा था गाजा पट्टी की टनल्स के अंदर, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और कुछ वक्त पहले की अगर मैं बात करूं तो इजराइल के जो सैनिक हैं, IDF है, उसकी फोर्स लगातार अंदर जा रही थी और वहां पर बमबारी भी की जा रही थी, रॉकेट भी दागे जा रहे थे। हालांकि मिडिल ईस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये पक्ष रखा गया था, या यूं कहें दबाव बनाया गया था इजराइल के लिए कि कुछ समय के लिए सीज फायर किया जाए, कुछ समय के लिए युद्ध को विराम दिया जाए। लेकिन इजराइल इस पर बिल्कुल भी सहमति नहीं दे रहा है और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि सेना वापस तब तक नहीं आएगी जब तक हमास सरेंडर नहीं कर देता। बिल्कुल ऋषभ, टीपी त्यागी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस तरह से ज़मीन के अंदर जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी इजराइल को, और कई किलोमीटर सर लंबी सुरंगें जब मिली, और उसमें ये कि टैंक के टैंक अंदर चले जाएं, उससे फिर ये राह और आसान हो गई कि अब ज़मीन के ऊपर तो पूरी तरह से कब्जा कर ही लिया था इजराइल ने, अब ज़मीन के अंदर जो छुपे हुए थे ये आतंकी, उनको भी ख़त्म करने की कगार पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो टनल थी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इजराइल की। लेकिन जब से, हालांकि हो तो काम ये पहले से शुरू गया था, लेकिन जब से वो 4 किलोमीटर लंबी सुरंग और उसका वो फोटो जिसमें याह्या सिनवार का जो भाई है वो एक गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहा है टनल में, 4 किलोमीटर लंबी टनल में, जब से उसके ऊपर कब्जा हुआ तब से टनल का आर्किटेक्चर और टनल की कॉम्प्लेक्सिटी इजराइल को पूरी तरह से समझ में आ गई। अब तक उसके पास थोड़ा थोड़ा रफ अलाइनमेंट था, लेकिन अब वो समझ में आ गई और इसी वजह से जो जबालिया कैंप है वहां भी और खान यूनिस में भी उनकी सुरंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि करीब 1300 सुरंगों में, जो करीब 500 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं, उनमें से 800 सुरंगें खत्म कर दी गई हैं। अब बड़ा बढ़िया इन्होंने, अभी आपके रिपोर्टर ने बातचीत की, मैं ये बताऊं कि जो ईरान में एरो स्पेस सेंटर है, जहां वो हथियार रखे गए थे जिनको भेजा जाता था इसको, हुती को और हिजबुल्लाह को और हमास को, उसके ऊपर अटैक हुआ। इतना ही नहीं, ईरान के अंदर एक ऐसा साइबर अटैक किया गया कि वहां पर 70% पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया, तराई मच गई। अब इसमें किसका हाथ है ये अपने आप समझा जा सकता है। यानी कि एक सिग्नल अमेरिका और इजराइल की तरफ से दे दिया गया है कि हमारे पास लड़ने के लिए एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। इसको आराम से समझा जा सकता है।
तो अब हमास की जो उल जलूल शर्तें हैं उनको इजराइल पहले भी नहीं मान रहा था, अब बिल्कुल नहीं मानेगा और सीज फायर नहीं होगा, हमास का अंत होगा, ऐसा दिखाई देने लगा है। लेकिन अगर यहीं तक बात खत्म हो जाए तो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद पॉइंट बढ़ने वाला है। जब से ईरान ने अपने वारशिप को तैनात किया है, इट इज ऑलमोस्ट अपोजिट टू अमेरिकाज एयरक्राफ्ट कैरियर। इट मीन्स confrontation between America and Iran, and if that happens, then other countries will intervene, and then it will flare up. It may become a third world war. बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच खबर कुछ इस तरह की भी थी कि इजराइल को जो अमेरिका लगातार निर्देश दे रहा है उससे इतर होकर इजराइल उन निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहा है। इस बीच ये भी था कि अमेरिका और इजराइल के बीच भी कुछ अनबन की स्थिति है। ऐसे में ये कहा गया कि अब अमेरिका जो है कदम पीछे खींच सकता है। इन खबरों में कितनी सच्चाई देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अमेरिका कदम नहीं खींच सकता, लेकिन अमेरिका की मजबूरी है कि मैं कदम खींच लूंगा, उसे ये दिखाना जरूरी है। उसको ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि ताकि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं और जो और कंट्रीज हैं वो अमेरिका को मानवतावादी मानने से इनकार कर दें। इस वजह से उसको ये दिखाना जरूरी है कि युद्ध को जल्दी खत्म किया जाए, सीज फायर जल्दी कराया जाए और जो नेतन्याहू हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि कोलेटरल डैमेज ना हो। ये सब एडवाइजेस है। एडवाइस को मानता कौन है? लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस को नहीं मान रहे। तो ये एडवाइजेस है और अमेरिका चाहता भी नहीं कि ऐसा हो। उसके लिए कहना जरूरी है वो इजराइल के साथ ऐसे चिपका हुआ है जैसे ये दो जुड़वा भाई हो। और ऐसी स्थिति में तो सर निर्देशों को नहीं मानता कोई, एडवाइस तो बड़ी दूर की बात है। मैं लौटूंगा सर आपके पास भी, ऋषभ आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर अपन दर्शकों को बता देते हैं कि सीरिया में इजरायली सेना का हमला देखने को मिला है। यहाँ पर गोलान हाइट पर हमले का बदला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली सैनिकों पर RPG तहत ये हमला हुआ। हमास के टनल के अंदर पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री, ये भी देखने को मिला। और IDF के आने से देरी की गई। हमास ने ये बात कहा और साथ ही कहा कि टनल का काम हो गया है पूरा। सैनिकों की अगर बात की जाए तो बेहद करीबी ये मामला बताया जा रहा है। सैन्य वाहन में छिपे थे इजरायली सैनिक। तो RPG अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल सैनिकों पर RPG अटैक कर दिया है। 10 सैनिकों पर बेहद करीब से हमला किया गया। सैन्य वाहन में छिपे हुए थे इजरायली सैनिक और इन पर हमला कर दिया गया है। ये हालांकि एक इजरायल के लिए बड़ा झटका जरूर बताया जा सकता है। इजरायल सैनिकों पर RPG अटैक हुआ है। TP त्यागी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। TP त्यागी सर, RPG हमला हुआ है इजरायल के सैनिकों पर, 10 सैनिक तो ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर बेहद करीब से ये हमला हुआ। जी हाँ, एक जीप के अंदर ये 10 सैनिक थे और उस जीप के ऊपर अटैक किया गया। वो अटैक कहाँ से किया गया? जो साइड में बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स में से छुप के अटैक किया गया। यही एक मुसीबत होती है बिल्ट अप एरिया के अंदर, यानी कि अर्बन एरिया के अंदर, यानी कि घनी आबादी वाले एरिया के अंदर, और वो भी जहाँ पे चौड़ी नहीं बल्कि नेड़ी सड़कें हों, वहां पे लड़ाई लड़ना इजराइल के लिए ही नहीं किसी भी दुनिया की फौज के लिए सबसे ज्यादा नाइटमेयर है या मुश्किल कहा जाता है, क्योंकि उसमें डिफेंडर को एडवांटेज होती है और जो अटैकर है वो डिसएडवांटेज पे होता है। और यही स्थिति है। अब वो जो रॉकेट RPG का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यही RPG दूर यानी कि करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे निशाना लगाता है तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर ये नजदीक से निशाना लगाता है तो फिर उससे मार्कवा टैंक का जो आर्मर है वो भी पियर्स हो जाता है। अब उससे हमला किया गया RPG से और उसमें 10 इजरायली सैनिक घायल हो गए। ये युद्ध के अंदर होता है। अगर कोई ये समझे कि युद्ध के अंदर केवल एक तरफ का नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता था।
इसीलिए ये कहा जाता है कि युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं होता, दोनों तरफ का नुकसान होता है। तो ये हुआ, ये इट इज इनएविटेबिलिटी। लेकिन जो नुकसान हमास को पहुंच रहा है, हमास की तो पोजीशन अब ऐसी हो गई कि अगले 20 साल तक हमास सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। हमास अगर ये हो भी जाए और वहां पे PLO का राज भी हो जाए और दोबारा हमास आ जाए, तो उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसका पार्लियामेंट, उसका पुलिस हेडक्वार्टर, उसका बंदरगाह, उसके कमांड सेंटर, ये सब तबाह कर दिए गए हैं। एक एक दिन में 150 सेंटर तबाह किए जा रहे हैं, कल के दिन में ही किए गए। तो हमास की ये पोजीशन अब आगे तो नहीं रहने वाली है, दिवालिया वाली स्थिति की कगार पर पहुंच चुका है सर हमास। और स्थिति तो ये रहेगी कि अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक हो भी गया तो फिर दोबारा से इस चीज़ को ईजाद करने के लिए कहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं कि गाजा में इजरायली काफिले पर विध्वंस अटैक हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक हमले की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजा में इजरायली काफिले पर विध्वंस अटैक किया गया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, ऋषभ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, एंटी टैंक गाइडेड से हमला हुआ है, यहां इजराइल के काफिले पर विध्वंस अटैक बताया जा रहा है। ऋषभ, आवाज आ रही है आपको? जी सुनील, सुन पा रहा हूं। ये गाजा में इजरायली काफिले पर विध्वंस अटैक की खबर है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यही हमला हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, एंटी टैंक गाइडेड की जिसकी आप जिक्र टैंक का कर रहे हैं, ये वो टैंक है जो हाईटेक है और हाईटेक होने की वजह से इससे हमला करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि इजराइल के सैनिकों की तरफ से भी, जवानों की तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही है, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, सुरंगों में भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। गाजा पट्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगर मैं अपडेट करूं, आंकड़े का जिक्र करूं मैं सुनील, तो करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 4000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इससे वहां पर स्थिति और ज़्यादा भयावह होती जा रही है। गाजा के पास भी हाईटेक वेपन हैं जो कि ईरान, मिस्र, लेबनान की तरफ से आ रहे हैं। हूती भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार सपोर्ट किया जा रहा है हमास को। और मैं ईरान का जिक्र करना चाहूँगा, एक अपडेट देना चाहूँगा सुनील। ईरान में जो गैस स्टेशन है वहाँ पर अटैक हुआ है, अटैक साइबर हुआ है। ईरान, इजराइल की तरफ से, इजराइल में एक साइबर अटैक ग्रुप है जिसने ईरान के गैस स्टेशन पर हमला किया है, साइबर अटैक किया। और साइबर अटैक होने के बाद जितने भी गैस स्टेशन थे वहां पर पूरी तरीके से कामकाज ठप हो चुका है। इस तरीके का जो साइबर अटैक किया गया वो सीधे तौर पर ईरान की रीढ़ की हड्डी पर अटैक करने जैसा है। ऐसा ही कुछ अटैक, साइबर अटैक 2022 में इजराइल के इसी ग्रुप के जरिए किया गया था, जो एक बार फिर से किया गया है। गैस स्टेशन पर साइबर अटैक करने की वजह से यहां पर पूरी तरीके से कामकाज ठप हो चुका है और ईरान में सड़कों पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। क्योंकि गैस स्टेशन पर हमला हुआ है तो पूरी तरीके से कामकाज ठप है और सीधे तौर पर इसमें ईरान में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर मैं टीपी त्यागी सर के पास जाऊंगा। गाजा सिटी में और आक्रामक हुआ है हमास। आईडीएफ सैनिकों पर 3 तरफ से हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि यासिन एंटी टैंक वेपन से हमला हो रहा है। हमास ने इसके लिए अपना वीडियो भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हम, जिसमें आईडीएफ के सैनिकों पर 3 तरफ से हमला किया जा रहा है। गाजा सिटी में और आक्रामक हमास हो गया है और चूँकि इजराइल ख़त्म करने की कगार पर पहुंच चुका है गाजा में हमास के इन आतंकियों को, इन विध्वंसकारियों को। लेकिन इस बीच ये भी है कि मरता क्या नहीं करता। ये स्थिति है, जब ख़त्म होना ही है तो फिर कुछ न कुछ ऐसा भी किया जाए ताकि उधर भी नुकसान ज़्यादा हो। टीपी त्यागी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टीपी त्यागी सर, स्थिति वही है जो हम समझ पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं कि मरता क्या नहीं करता? आपने बहुत अच्छा कहा, मरता क्या ना करता। अब हमास के पास 3 ऐसे वेपन हैं जिन्हें वो इजराइल के टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा
और हफ्ते पहले दिन और फिर हफ्ते बीते तो उसमें दोनों सेनाओं को एक दूसरे की इंटेलिजेंस प्राप्त हुई। मार्कवा टैंक ऐसा टैंक है कि उसके ऊपर कोई अगर मिसाइल हो तो वो उसे बीच में ही ध्वस्त कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि साइड में से गुजरने वाली मिसाइल को भी ध्वस्त कर देता है, लेकिन कोई वेपन अल्टीमेट नहीं होता। इस मार्कवा टैंक का जो पीछे दरवाजा है जिससे सिपाही अंदर घुसते हैं, वो जो दरवाजा है वो उसका एक कमजोर पॉइंट है। ये इंटेलिजेंस जो है इनके पास आ गई हमास के पास। अब हमास के पास टैंक को मारने के 3 रास्ते हैं। एक तो एंटी टैंक माइन्स है, दूसरा एंटी टैंक मिसाइल है और तीसरा रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स है या ग्रेनेड्स है जिन्हें आरपीजी कहते हैं। इनमें से जो माइन्स है उसके लिए इजरायली सेना कैपेबल है और पहले ही अपने बुलडोजर से उन्हें खत्म करने के लिए। तो जो एंटी टैंक मिसाइल है या जो आरपीजी है, आरपीजी तब इफेक्टिव है अगर वो बहुत नजदीक से मारा जाए, अगर दूर से मारा जाए तो इफेक्टिव नहीं है। अब वो उसे बहुत नजदीक से क्योंकि बिल्टअप एरिया है तो इसलिए इजराइल को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर एक पहाड़ में से 2-4 बोल्डर टूट के गिर भी पड़े तो उससे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो इजराइल के सामने हमास नहीं टिक पाएगा। पर आपने बहुत ही बढ़िया कहा कि मरता क्या ना करता, जैसे दीपक बुझने से पहले थोड़ा ज्यादा तेजी से जलता है। मैं समझता हूँ ये आखिरी फेज का मामला चल रहा है। बिल्कुल, यानी फड़फड़ाने का काम हो रहा है। दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, वही स्थिति है इसकी। लौटूंगा सर, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं कि गाजा में हमास के ट्रैप में फंस गया है आईडीएफ। ये माना जा रहा है कि गाजा में इजराइल पर चौतरफा हमला हो गया है और हमास ने इजराइल के कई वाहनों को तबाह भी कर दिया है। इजरायली टैंक पर हमास का मोर्टार से भी हमला हुआ और अपने स्तर से जो स्थिति बन सकती है, अब चूंकि पूरी छूट दे दी गई है कि जाओ, लड़ो, मरो, कुछ भी करो, लेकिन जितना नुकसान करना है कर डालो, मरना तो है ही, ये स्थिति बन गई है। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं कि गाजा में हमास की स्नाइपर ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। देखिए, एक के बाद एक जो जानकारियां आ रही हैं वो हमास के बेड़े से आ रही हैं कि हमास जो है अब कितना एक्टिव होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो तत्परता है इसकी, ये तब समझ में नहीं आई जब कई किलोमीटर लंबी सुरंगों में इजराइल के सैनिक पहुंच गए और खोज निकाला कि कहां कहां छुपे हो। क्योंकि अभी एक बड़ा चेहरा जो ओसामा बानी और उसके लड़के का काम तमाम कर दिया है आईडीएफ के सैनिकों ने, इसलिए और ज्यादा बौखला गया है हमास। इजरायली सैनिकों के सिर पर गोली मारने की भी खबर है कि सिर में गोली मार रहा है या बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। टीपी त्यागी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्यागी सर, ये तो वही स्थिति है जैसे आके आपने भी बताया कि देखिए अब तो ये हो गया है कि जाओ, लड़ो, युद्ध में मरो, कुछ भी करो, लेकिन उनका नुकसान जरूर करो। नहीं, इसमें एक बात ये है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो हमास के पास करीब 34 बटालियन थी, यानी कि समझिए कि करीब 10 ब्रिगेड थी। अगर एक ब्रिगेड में 3 बटालियन है और उनके पास एक सुरक्षा का साधन था। इजराइल ने जितना एयर बम्बार्डमेंट किया, उस एयर बम्बार्डमेंट से ग्राउंड के ऊपर की बिल्डिंग तो ध्वस्त हो गई, मगर ग्राउंड के नीचे की सुरंगें सुरक्षित रहीं। लिहाजा हमास के आतंकी भी सुरक्षित रहे और लिहाजा उन 34 ब्रिगेड में से हम इजराइल अभी तक आधा भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब वो है तो, लेकिन जो उनके वेंटेज पॉइंट्स हैं, यानी कि उनके जो कमांड सेंटर्स थे, उनके जो हथियारों के गोदाम थे, उनके जो एम्युनिशन डिपो थे, उनकी जो सप्लाई लाइंस थी, उनको डिसरप्ट इजराइल ने कर दिया है। पर फिर भी हमास के आतंकी अभी भी काफी संख्या में बची हुई सुरंगों के अंदर छुपे हैं और जो छुपे हैं उनके पास जब निकलता ही नहीं, या तो अगर वो सुरंग से बाहर निकलते हैं तो इजरायली उन्हें मार देंगे, या उस सुरंग के अंदर स्मोक बम से या पानी डाल के सुरंग में ही मार दिया जाएगा। तो ऐसे में जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आदमी रिटेलिएट करता है। बस वही स्थिति चल रही है और रिटेलिएशन में नुकसान होना निश्चित है, जो हो भी रहा है।
बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, समय निकाला हिंदी खबर से जोड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। ऋषभ, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।